कहावत है, क्या मिलिए से लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। लेकिन अब असली सूरत मोदी जी का देश के सामने आ गया है। उसका मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं मोदी जी के असली चेहरे का। पहले क्या देश की जनता को ये संबोधित करते थे और आज देश के अंदर क्या हो रहा है, इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। मैं एक वीडियो मोदी जी का भाषण आप लोग को दिखा रहा हूं। एक वीडियो आप लोग सुन लीजिए। ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। बुझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आप जीता जागता है। आजादी के साथ आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। तो मोदी जी ने कहा कि आपकी सरकार का विफलताओं का गाजे बाजे के साथ ढोल पीट मनरेगा का, क्योंकि आपने को गड्ढे मजबूर किया है। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार ने तो कम से कम लोगों को रोजगार देने के लिए गड्ढा तो खुदवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने तो लोगों का रोजगार ही खत्म कर दिया। और जिस हवाई जहाज पे आप देश की जनता को जो बोलते थे कि आप जो चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के सफर करते हैं, तो हवाई जहाज के अंदर देखना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो आप हवाई जहाज तो छोड़िए, लोगों को पैदल चलने के लिए भी आपने आफत कर। इस देश के अंदर अब लोग अपने राज्यों में नहीं जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते हैं। ऐसा माहौल आपने इस देश के अंदर पैदा कर दिया है कि लोग को विदेशी बना के धर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा आप याद करिए अपने भाषणों को। और मैं एक वीडियो और आप लोग को आज दिखा रहा हूं। इस वीडियो को जरा आप लोग गौर से देखें। एक वीडियो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। आपने देखा, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आज देश की यह हालत है कि वो अपने देश में अपनी ट्रेन नहीं चला सकते हैं। आज देश के नागरिक को ट्रेन के लिए भी आफत कर दिया है। और ये जो आज 1,40,000 कोरोना वायरस के मरीज फैले हैं या बढ़े हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री है। क्योंकि जिस टाइम में लॉकडाउन हुआ था, उस समय के अंदर सिर्फ 200 कुछ मरीज थे। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो एक हफ्ते के लिए रेलगाड़ी को चालू करके एक एक व्यक्ति को घर भेजते, आज 1,40,000 मरीज नहीं होते।
कुछ हजारों में सिमट के ये बात खत्म हो जाती। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, कितना शर्मसार करने वाला ये बयान है कि 75% कोरोना वायरस के मरीज मजदूर है आज के टाइम में। यानी कि इस देश के अंदर बीमारी यदि कोई फैला रहा है तो इस देश का गरीब मजदूर किसान फैला रहा है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है, शर्मसार करने वाला बयान है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग हर चीज गरीब मजदूर किसानों के ऊपर थोप देते हैं। ऐसी घटिया हमारे देश में सरकार चुनी है हमने। आज तो कम से कम ये देश की जनता को मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो ठीक उसका विपरीत करता है। ऐसा तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा कि गरीब मजदूरों को पैदल चला चला के मारा होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हिटलर की सरकार, ये तानाशाही की सरकार, ऐसा तानाशाही हिटलर ने भी नहीं दिखाया होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर हिटलर शाही और तानाशाही की सत्ता। इस तरीके का सरकार किसी ने भी देश में या पूरी दुनिया में किसी एक से एक तानाशाह पैदा हुए हैं दुनिया के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से बड़ा तानाशाह, अमित शाह से बड़ा तानाशाह, योगी आदित्यनाथ से बड़ा ढोंगी मुख्यमंत्री अभी तक संसार में पैदा नहीं हुआ। यह साधु संत के नाम पे कलंक मुख्यमंत्री है और साधु संत है तो इसे सत्ता से क्या लेना देना। ये जाए और तपस्या करे जंगलों के अंदर। किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ? तू एक सत्ता का लोभी व्यक्ति है, झूठा है तेरा ये भगवा वस्त्र, पाखंड है तेरा ये ढोंग। एक ढोंगी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। तो हिंदू समाज के नाम पे कलंक है। हिंदुओं को आज जो गरीब मजदूर बॉर्डर के ऊपर भूख से मर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। कहां छुप गए वो हिंदू का ठेकेदार? कहां चला हिंदू संगठन? एक मुख से लफ्ज नहीं निकल रहा है। इन क्या कहूं, शर्म आती है, कौन सी गाली भी दूं, कैसी दूं। ऐसे मानवता के नाम पे ये कलंक संगठन सब बने हुए हैं भारत के अंदर, जो कुछ जाति विशेष के लिए सिर्फ ये काम करते हैं। ये जाति विशेष के लिए सिर्फ कुछ काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, और ये देश की जनता को, गरीब मजदूर को गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम, यही मास्टर प्लान है अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का और देश के प्रधानमंत्री का। इस देश के गरीब मजदूर किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं ये देश के। इनके गुलाम बन के जीवित रखना चाहते हैं ये देश की जनता को। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपसे, ये कड़वी सच्चाई है। वरना आज गरीब मजदूर ये भूख प्यास से तड़प नहीं रहे होते। आज कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं तो उनको रूट क्लियर नहीं मिलता है। अरे पहले तो समझ में आता था कि बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं तो रोड क्लियर नहीं है, लेकिन आज जो ट्रेन 24 घंटे में 20 घंटे में पहुंचनी चाहिए वो 3-3 दिन में पहुंच रही है। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी की साजिश है, योगी आदित्यनाथ की साजिश है, अमित शाह की साजिश है कि बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, उड़ीसा के, आसाम के इन जान से भूखे मारने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र अंदर। इसीलिए रेलगाड़ियों को लाइन क्लियर नहीं दिया जाता है, उसके अंदर कोई पानी की व्यवस्था नहीं, उसके अंदर कोई खाने की व्यवस्था नहीं। जानबूझ के ये हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। वरना बॉर्डर के ऊपर लाखों के हिसाब से आदमी भूख प्यास से बैठे हुए हैं और ये सरकारों की नींद नहीं जागती। ये मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य के भेष में ये दानव छुपे हुए व्यक्ति हैं, दानव है। बहुत ही घटिया मानसिकता के
हमारे देश को जनप्रतिनिधि मिला है, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, और एक हिटलर क्या कहते हैं अमित शाह के रूप में। अरे कुछ शर्म लिहाज, अगर तनिक भी शरीर के अंदर कुछ शर्म लिहाज कुछ बाकी है, या अगर इंसानियत तनिक भी बाकी है, तो सभी गरीब मजदूर की हेल्प करो, उनको उनके घर तक पहुंचाओ। कोरोना वायरस से कितने मरे और भूख प्यास से कितने मरे, एक आंकड़ा जरा ये भी उठा के देख लो। आखिर क्या कारण है कि बसों का एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रकों का एक्सीडेंट हो रहा है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मजदूर मारे जा रहे हैं? क्या कारण है? यह जवाब देना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप ही ने कहा है कि एक एक प्रश्न का जवाब पूछने का अधिकार इस देश की एक एक नागरिक को है। तो मैं धनेश्वर महतो, भारतीय मित्र पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये पूछता हूं, और ये पूरे देश की जनता का सवाल है कि आखिर गरीब मजदूरों के साथ इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र क्यों खेल रहे हो? क्यों भूख प्यास से गरीब आदमियों को मार रहे हो? और ये 20 लाख करोड़ रुपया किस किस को कितने कितने रुपए कितना खाते में दिया, इसकी जानकारी देश की जनता को चाहिए। मोदी जी, देश की जनता को यह जवाब चाहिए, और यह जवाब आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती, मां जगदम्बा। इन क्या कहूं, ये इंसान के रूप में जो दानव छुपे हैं, कम से कम माता, इन दानवों को इंसान बनाने का काम करो। हे मां भगवती, हे मां जगदम्बा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि इन दानवों को इंसान बनाओ। मुझे आश्चर्य होता है, मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी, राहुल गांधी जी जब एक सवाल खड़ा किया था कि जनता पूछेगी, जनता ढूंढेगी, खोजेगी। आज पूरा देश कोरोना से प्रभावित है, और आप महाराष्ट्र में बार बार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में आप लगे थे, और अब आप महाराष्ट्र में आप बेचैन हैं। आप बेचैन आत्मा जो आपके फडणवीस हैं, जिसने पूरी महाराष्ट्र को लूटा। कोरोना वायरस की चिंता आप किसको है? कोविड की चिंता किसको है? आपने कभी सुना कितना मौत, कितने लगातार मौत पर मौत, मौत पर मौत, और उस मौत की कोई चर्चा? टीवी चैनल पर अब वो बहस खत्म हो रही है, वो चर्चा नहीं है। ये पूंजीपतियों का जो सबसे बड़ा टीवी चैनल है, आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार किसी सरकार में 9 दिनों पर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती। हमें जाना कहीं है। पश्चिम चंपारण जिला चनपटिया थाना तुलाराम घाट निवासी मोहम्मद माने पिंटू शनिवार को दिल्ली से पटना चले। सोमवार सुबह दानापुर से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। मुजफ्फरपुर से बेतिया की ट्रेन में चढ़ने के दौरान इरशाद की मौत हो गई। पिंटू ने बताया कि उमस भरी गर्मी, पेट में अन्नदाना नहीं होने के कारण वो मर गए। ट्रेन में तबीयत खराब हुई, अस्पताल में सांस टूट गई। महाराष्ट्र से आ रहे श्रमिक की ट्रेन में हालात खराब होने के बाद उसकी मौत होगी। वह मोतिहारी जिले के कुंडवा चैनपुर का निवासी बताया जा रहा है। दरअसल उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे ट्रेन से उतार कर जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बरौनी में टूट गई अनवर की सांस। महाराष्ट्र में बांद्रा टर्मिनल के 21 मई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के घर लौट रहे कटिहार के 55 वर्षीय मोहम्मद अनवर की सोमवार में सांस बरौनी में जंक्शन पर मौत हो गई। अनवर बरौनी में 10 रुपये का सत्तू खरीद कर खाया और कर्मनासा से कटिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार होने से पहले वह पानी लेने उतरा था। इसी बीच उसकी मौत हो गई। कानपुर से गया तक बच्चे की लाश के साथ सफर। राजकोट भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गया में सोमवार को 8 माह के बच्चे का शव उतारा गया। परिवार मुंबई से सीतामढ़ी जा रहा था। आगरे में बच्चे का इलाज हुआ। बच्चे की कानपुर के पास मौत हो गई। दंपति देवेश पंडित सीतामढ़ी के खजूरी सैदपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के रहने वाले। ओबरा की महिला ने पति की गोद में दम तोड़ दिया। सूरत से श्रमिक स्पेशल
दोपहर 1 बजे सासाराम पहुंची। महिला ने पति से कहा भूख लगी है। स्टेशन पर ही पति के सामने नाश्ता किया और उसके बाद कांपने लगी। पति की गोद में ही उसने दम तोड़ दी। वहां ओबरा प्रखंड की गोरी गांव की रहने वाली थी। महिला की मौत होते ही सासाराम स्टेशन पर कई लोग इधर उधर भागने लगे। पति ने कहा निसहाय क्या करता। कटिहार जा रही अवलीना की ट्रेन में ही निकली जान। अहमदाबाद से जंक्शन मुजफ्फरपुर पहली स्पेशल ट्रेन में कटिहार की रहने वाली 23 साल की अलवीना की मौत होगी। वो अपने जीजा इस्लाम खान के साथ अहमदाबाद से लौट रही थी। जीजा इस्लाम खान रो रो कर बुरा हाल था। अलविदा विक्षिप्त थी, उसका इलाज चल रहा था। अब आप हमें बताएं, दर्दनाक सफर 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंचा श्रमिक ट्रेन प्रवासी। पहली बार ट्रेन को जाना, कहीं है ट्रेन कहीं जा रहा, और एक ट्रेन नहीं 9 ट्रेन। बारे पीयूष गोयल जी, ये लाश से ये है बच्चों की लाश है। क्या 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं। आश्चर्य होता है। कल रीता पासवान का आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो पाचा। आज पासवान या जात का भावना नहीं जगी। उस बच्ची को नौकरी से निकाल दिया, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, अकेले थी बच्ची। किसी के मीडिया सोशल मीडिया पर उसने फोन करके कहा पप्पू यादव से बात करा दीजिए। क्या और लोग नहीं होंगे? मुजफ्फरपुर की शायद रहने वाली या बेगूसराय की, मुझे समझ में नहीं आता। ज्योति पासवान और पंडित के अलावे जानना चाहता है पप्पू यादव और पूरा बिहार कि 28 लाख लोग पैदल चले हैं या नहीं, भूख से मर रहे हैं या नहीं। उनके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं। मुझे जिनकी खबर मिली मैं वहां तक पहुंचा दिया। मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, आप बताएंगे क्यों नहीं? हमें भी तो बताइए। यह सबसे बड़ा सवाल, और यह सोच करके मैं परेशान हो जाता हूं कि आखिर कौन सी सरकार है? सुशासन बाबू, आप कानून और सुशासन आपका गरीब मजदूरों के क्वारंटाइन में दिखता है। 2 स्टार प्लेन से लोग गए, सीधा अपने घर गए, क्वारंटाइन भी नहीं हुआ। कितना फर्क है गरीब और अमीरों के बीच, कितना फर्क है प्लेन और श्रमिक ट्रेन के बीच, कितना फर्क है श्रमिक ट्रेन और राजधानी के बीच। हम उस हिंदुस्तान में हैं। 30 तारीख को जश्न आलम होगा, मनाया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा, जंगल राज करने वाले आज हत्या राज और माफिया राजों की पोल को क्यों नहीं दिखाते? जिस तरह श्रमिक ट्रेन को आप नहीं दिखाते हो, उस तरह बिहार के इस मौत के नंगे आलम को क्यों नहीं दिखाते? कितने बलात्कार, कितने जुल्म। सुशासन बाबू को लगता है कि इस कोई मैटर नहीं है। इतना बड़ा बड़ा शेल्टर हाउस से लेकर के क्या नहीं हुआ। बड़ी से बड़ी व्यवसायियों की, पटना के सबसे बड़े व्यवसायियों की घटना घटी। चुनाव में यह सवाल कोई नहीं पूछता, नरसंहार को कोई नहीं पूछता। उन्हें यह भी लगा, आश्चर्य होगा, ये वो सुशासन बाबू हैं जो अपने राज में जो बचे थे उन्हें जिंदगी देने के लिए, रोजगार देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे पिताजी काफी सख्त ब्रेन स्ट्रोक किया, वो सख्त बीमार है, पूर्णिया के मैक्स में एडमिट है। 4 बजे ब्रेन स्ट्रोक किया, पूरा परिवार परेशान। सभी लोग, कोशिश करूंगा मैं पहुंचने का। मेरी तबीयत भी, आज डॉक्टर ने 7 दिन सुई लेने की बात कही, लेकिन जब मैं इस हालात को देखता हूं, पिता मेरे लिए
मैं आपको नहीं बता सकता हूं, भगवान से बढ़ के उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ जीना सिखाया उस सिद्ध पुरुष ने। लेकिन जब मैं आता हूं मौत के चित्कारों में चारों तरफ हाहाकार, क्योंकि जब दोनों राज को देखता हूं तो गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज, माफिया राज, हत्या राज, बलात्कार का राज। परसों 3 साल के बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है मोकामा में। वजह क्या? नालंदा में, राजगीर में एक बच्ची के साथ 10 आदमी का बलात्कार होता है और अभी तक फांसी नहीं हुई, और वो वीडियो पर वायरल है। ये सुशासन बाबू की राज। इनके यहां कितने मर्डर हुए हैं नालंदा में, यदि उठा करके इनको दिखा दूं, एक दिन भी नीतीश बाबू और सुशासन बाबू को रहने का राइट नहीं है। और ये हत्या के बदौलत, हत्यारे के बदौलत सत्ता हासिल करना चाहती है। सरकार इस महामारी में जनता को मारने में कोई कसर कमी नहीं छोड़ पाती। पता नहीं कितने लोगों पर लाठियां बरसाई जाएगी, कितने लोगों पर गोलियां चलाई जाएगी। एक विशेष समुदाय को तो जैसे निशाना ही बना दिया गया। हर तरह चीख पुकार मची हुई थी। ऐसा लगता आंधी के साथ लुल्ली भी हो गई, जिसकी ना आंख काम कर रही हो ना हाथ पैर, जिसको लोगों की वेदना भी उपहास नजर आ रहा हो। अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत और औकात न हो। आश्चर्य होगा, 36 घंटे के बाद थाने के रेमपुरा गांव में बेखौफ अपराधियों ने 50 वर्षीय किसान के बगीचे में दौड़ा दौड़ा करके गोलियों से भून डाला। ऐसी खबरें बिहार से ही मिलती है। कभी गवर्नर ने कहा था बिहार का, जो कश्मीर गए, कि कश्मीर से भी ज्यादा हालात खराब बिहार के होते। कभी बालिका सुधार गृह में 34 लड़कियों का यौन शोषण और नीतीश हिमस, उसमें मंत्री संतरी एमएलए का, विधायक एमपी सब मिली भगत होती है। मुख्यमंत्री जी अमन चैन वाले बहुप्रचारित दावे की विश्वसनीयता क्या है? रचित भ्रमजाल तोड़ने जैसा यह प्रश्न, क्या लालू राबड़ी की राज से खतरनाक स्थिति आज पैदा नहीं हुई? कानून व्यवस्था में आंकड़े, जिस सवाल पर आप 15 साल 2016 से 19 के बीच, 2019 रेप और मामले 3,59,849, 2018 में 9% बढ़ोतरी हुई, 8,80,008 मामले दर्ज हैं। 2018 और 2,803 मर्डर केस दर्ज किए गए, 2017 की तुलना में बहुत ज्यादा। लगातार समीक्षा के दौरान जो आंकड़े पेश हुए, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे कई जिले, मर्डरों की संख्या अनगिनत। 2017 में महिलाओं के अपराध से 15,784, बलात्कार 11,099, अपहरण 6,817, हत्या की सीमाएं ने दहेज प्रताड़न 4,873। 2018 में जिन तक बिहार में महिला अपराध की कुल 7,663, बलात्कार 682, अपहरण 2,390। अब आप बताइए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में हर रोज बलात्कारों की संख्या सरकारी 8 से ज्यादा, अपहरण 2 दर्जन से ज्यादा, 8 लगभग 18 से ज्यादा हत्या। सीएम नीतीश कुमार ने खुद माना है कि हत्या के मामले में 2% बढ़े हैं। ये विधानसभा में उनकी बोली है, खुद उन्होंने कहा। आश्चर्य होता है। हासिल सिर्फ सत्ता चाहिए नीतीश बाबू,